नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशन में। आज हम मोहन राकेश जी का आधे अधूरे नाटक पढ़ने वाले हैं। ये आज हमारी 8वीं क्लास है, अर्थात 8वां नाटक है। हम लोगों ने शेड्यूल निर्धारित किया था, 14 नाटक हैं, जिसमें से ये 8वां नाटक है मोहन राकेश जी का आधे अधूरे। इससे पहले 7 नाटक पूर्णतया पढ़ाए जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आधे अधूरे। जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य लगते हैं उनको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपने नोट्स को तैयार करते रहिएगा। तो प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार और नाटककार मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। कब हुआ था? और अभी हाल ही में मैंने कम्युनिटी में एक पोल प्रश्न भी डाला था। ज़्यादातर बच्चों का प्रश्न गलत आया, लेकिन जो वास्तविकता में अच्छे से पढ़ रहे हैं उनका प्रश्न सही था। 1925 में इनका जन्म हुआ था। और सारिका पत्रिका के बारे में पूछा था कि इन्होंने कौन सी पत्रिका संपादित की थी, तो सारिका पत्रिका संपादित की थी। कब प्रकाशित की थी? 1962 से लेकर 1963 तक का समय था। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके संपादन का कार्यभार किसने संभाला था? मोहन राकेश जी ने। मोहन राकेश को नई कहानी आंदोलन का नायक माना जाता है और साहित्य जगत में अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक भी कहते हैं। मोहन राकेश के 3 नाटक हैं। कौन कौन से नाटक हैं? एक आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने थिएटर की दुनिया में एक उत्साह पैदा कर दिया था। उनके नाटक उस समय के निर्देशकों की पहली पसंद थी, जो इस पर नाटक अभिनीत किए जाते थे, मंचित किए जाते थे और साथ ही साथ धारावाहिक के रूप में प्रसारित किया जाता था चैनलों पर। तो उसमें से जो ये इनके नाटक हैं, इनको निर्देशकों की पहली पसंद मानते थे। निर्देशक इनको पहली पसंद मानते थे। किनको? मोहन राकेश जी को। कृतियां अगर देखते हैं तो इनके उपन्यास आधे अंधेरे बंद कमरे 1961 में आया था, ना आने वाला कल 1970 में, अंतराल 1973, कांपता हुआ दरिया, नीली रोशनी की बाहें, ये अप्रकाशित है, ठीक है, लेकिन लिखा गया था किसके द्वारा? मोहन राकेश जी के द्वारा। कहानियां अगर देखें तो इंसान के खंडहर 1950, नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966, मिस पाल 1967, मलबे का मालिक 1967, आज के साए 1967, रोए रेशे 1968, मिले जुले चेहरे 1969, एक एक दुनिया 1969 और पहचान 1972। एक दुनिया समानांतर होना चाहिए। एक एक दुनिया, इसको चेक करना पड़ेगा। यदि ये सही होगी रचना तो मैं बताऊंगी, नहीं तो मैंने एक दुनिया समानांतर पढ़ी है, ठीक है। राजेंद्र यादव जी की है या फिर मोहन राकेश की है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक दुनिया समानांतर किसकी रचना है? कहानी संग्रह क्वार्टर, पहचान तथा वारिस नामक 3 कहानी संग्रह हैं, जिनमें कुल 54 कहानियां हैं। और नाटक अगर इनके देखें तो नाटक इनके आषाढ़ का एक दिन 1958 में आया था, लहरों के राजहंस 1963 में, आधे अधूरे 1969 में। और आधे अधूरे आपके सिलेबस में लगा हुआ नाटक है, और आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों ही नाटक मोहन राकेश जी के आपके नाटक यूनिट 8 में लगे हुए हैं। तो आधे जो अधूरा, ये जो पैरों तले जमीन इनका नाटक है, पैर तले जमीन, ये अधूरा नाटक माना जाता है मोहन राकेश जी का, परंतु इसको पूरा किसने किया था? 1975 में पूरा किया था कमलेश्वर जी ने, ठीक है। ये फैक्ट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में। एकांकी अगर देखें तो एकांकी एवं अन्य नाटक नाट्य रूप 1973 में आए थे। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं तथा अन्य एकांकी मोहन राकेश जी की महत्वपूर्ण है। बीज नाटक, दूध और दांत, ये अप्रकाशित है। डायरी अगर देखें तो मोहन राकेश की डायरी भी है। जीवनी संकलन समय सारथी के नाम से प्रकाशित हुआ है। यात्रा वृतांत इनका आखिरी चट्टान 1957 में आया था, ऊंची झील 1960 में, पतझड़ का रंगमंच, तो ये सारे ही यात्रा वृतांत हैं। किसके द्वारा लिखे गए हैं? मोहन राकेश के द्वारा। निबंध संग्रह में परिवेश 1967 में, रंगमंच और शब्द 1974, बकलम खुद, ये रचना पूछी जा चुकी है, एक बार क्रम वाले प्रश्न में आ चुकी है ये रचना। ये आई थी 1974 में। साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि 1975। अनुवाद देखें तो मोहन राकेश जी ने अनुवाद भी किए हैं। संस्कृत के शाकुंतलम तथा मृक्ष कटिकम नाटकों का हिंदी रूपांतर करने वाले मोहन राकेश जी हैं। अब देखते हैं आधे अधूरे नाटक के मुख्य बिंदु। तो आधे अधूरे नाटक सर्वप्रथम आपको पता होना चाहिए प्रकाशित कब हुआ था? 1969 में प्रकाशित हुआ था। और आधे अधूरे नाटक का पहली बार ओम शिवपुरी के निर्देशन में देशांतर द्वारा दिल्ली में फरवरी 1969 में मंचन भी किया गया था। 1969 में इसका मंचन भी हुआ था।
और किसके निर्देशन में हुआ था? तो ओम शिवपुरी के निर्देशन में हुआ था। यह नाटक धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका 1969 के 3-4 अंकों में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, तो धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका में ये प्रकाशित हुआ था। यह मध्यवर्गीय पारिवारिक जीवन पर आधारित समस्या प्रधान नाटक है और यह पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। रंगमंच की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक को प्रयोगशील नाटक कहा जाता है। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक ही पुरुष चार पुरुषों की भूमिका मात्र वस्त्र परिवर्तन के आधार पर करता है। काले सूट वाला जो आदमी है वही चारों पुरुषों की भूमिका निभा रहा है। पुरुष 1 महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 सिंघानिया है, पुरुष 3 जगमोहन है, पुरुष 4 जुनेजा है। इन्हीं चारों के रूप में चित्रित किया गया है काले कोट वाले आदमी को। तो पुरुष 1 महेंद्रनाथ है, पुरुष 2 सिंघानिया, पुरुष 3 जगमोहन और पुरुष 4 जुनेजा। याद रखना है और एज इट इज हो सकता है प्रश्न बन जाए कि पुरुष 3 के रूप में आधे अधूरे में कौन है? तो जगमोहन है। ठीक है। आधे अधूरे नाटक का उद्देश्य क्या है? तो आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश ने महानगरों में रहने वाले मध्यवर्गीय जीवन की विसंगतियों एवं विडंबनाओं का चित्रण किया है। भूमंडलीकरण के इस दौर में मध्यवर्गीय परिवार के टूटते बिखरते रिश्ते, उनका अधूरापन, कुंठा, घुटन इत्यादि को मोहन राकेश ने सावित्री और महेंद्रनाथ के परिवार के माध्यम से सफलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन, स्त्री पुरुष संबंध, स्त्री जीवन की त्रासदी आदि का प्रभावपूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अब नाटक का विषय क्या है? तो नाटक का विषय मुख्यतः मध्यवर्गीय जीवन की विडंबनाओं का चित्रण है। पारिवारिक विघटन का चित्रण, स्त्री पुरुष का संबंध इसमें दिखलाया गया है, नारी की त्रासदी का चित्रण है और वैवाहिक संबंधों की विडंबना इसमें दिखलाई गई है। सन 1969 ईस्वी में प्रकाशित आधे अधूरे मोहन राकेश का तीसरा महत्वपूर्ण नाटक है। कौन कौन से 2 इनके महत्वपूर्ण नाटक हैं अभी मैं बता चुकी हूँ, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। इस नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कहा जा सकता है। इस नाटक का फलक न तो बहुत विस्तृत है और न ही विशाल, किंतु इस नाटक की समस्याएं आधुनिक सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। इस नाटक की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसकी भाषा है। इसमें यह सामर्थ्य है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो बहुत ही आसान शब्दों में ये नाटक लिखा भी गया है मोहन राकेश के द्वारा। इसके पात्रों की मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय है। यह नाटक एक स्तर पर स्त्री पुरुष के बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज है। इसमें महेंद्रनाथ सावित्री से बहुत प्रेम करता है, सावित्री भी उसे चाहती है, लेकिन विवाह होने पर महेंद्रनाथ को बहुत निकट से जानने के बाद उसे उससे वितृष्णा होने लगती है। कौन है महेंद्रनाथ? सावित्री का पति है। क्योंकि जीवन में सावित्री बहुत कटु हो गई है। एक ओर घर को चलाने का बोझ तो दूसरी ओर जिंदगी में कुछ भी हासिल न कर पाने की तीखी कचोट है। इतना ही नहीं, वह अपने बच्चों के बर्ताव से अत्यंत त्रस्त हुई है। सावित्री बची खुची जिंदगी को ही एक पूरे संपूर्ण पुरुष के साथ बिताने की आकांक्षा रखती है, परंतु उसकी आकांक्षा पूरी नहीं होती है। पात्रों से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो पात्र इसमें कौन कौन है? सबसे पहले महेंद्रनाथ है, नाटक का मुख्य नायक पात्र तथा सावित्री का पति है। कभी जिस घर का वह गृह स्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। सावित्री नाटक की मुख्य नायिका पात्र है, जो 40 की उम्र की है। पति के कार्य न करने पर वह घर के लिए बाहर जाकर नौकरी करती है। अपनी जिंदगी के खालीपन को भरने के लिए एक संपूर्ण पुरुष की तलाश में रहती है। अशोक सावित्री का पुत्र है, जिसके मन में अपने पिता के लिए करुणा है तथा माँ के लिए आक्रोश है। वह एक बेरोजगार नवयुवक है। बिन्नी सावित्री की बड़ी बेटी, जो लगभग 20 की उम्र की है, वह अपनी माँ के मित्र मनोज के साथ भागकर शादी करती है। किन्नी यह सावित्री की छोटी बेटी है, जो माता पिता भाई बहन किसी के प्रति लगाव महसूस ही नहीं करती है और बहुत जिद्दी किस्म की लड़की दिखलाई गई है। जुनेजा महेंद्रनाथ का घनिष्ठ मित्र है तथा उसके व्यापार में सहभागी भी था। सावित्री उससे घृणा करती थी। जगमोहन सावित्री का घनिष्ठ मित्र है, जिसके साथ सावित्री अपनी बाकी जिंदगी व्यतीत करने की इच्छा रखती है, लेकिन वह मना कर देता है। सिंघानिया सावित्री का बॉस है, जो उसके घर आता जाता रहता है। काले सूट वाला आदमी, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4 की भूमिकाओं में है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य है।
आधे अधूरे नाटक की समीक्षा को देखें तो मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मध्यवर्गीय परिवार की आंतरिक कलह और उलझते रिश्तों के साथ साथ समाज में स्त्री पुरुष के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों की उपेक्षाओं का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। महेंद्रनाथ बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बैठा है और उसकी पत्नी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है। कई तरह की परिस्थितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूढ़िगत ढांचों में कसे रहने के कारण साथ रहने को मजबूर हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री का एक दूसरे से घृणा करते हुए भी साथ रहना भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िगत व्यवस्थाओं को जाहिर करता है, जिसके चलते स्त्री तो क्या, पुरुष प्रधान समाज का एक पुरुष भी शादी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित्वहीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है, जिसका उसकी नजरों में कोई भी सम्मान नहीं है। वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपेक्षा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती, इसीलिए उससे कटती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलाश करती रहती है जो उसकी सारी कसौटियों पर खरा उतर सके। किंतु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता। कभी कभी ऐसे आदमी की कुछ विशेषताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरों की तरफ आकर्षित होती है, किंतु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदैव निराश होती है। सावित्री का इस प्रकार अपने पति से मिली निराशा के फलस्वरूप बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलाश करना स्त्रियों की अपनी जीवन को लेकर एक नई आत्मकेंद्रित मनोवृत्ति का भी प्रतीक है। दूसरी ओर महेंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदैव उस पर हावी होने को तथा उसे अपमानित करने की कोशिश करती है। वह हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है, वह बार बार उससे दूर जाने की कोशिश करती है, परंतु उस पर इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लौट आना पड़ता है। दोस्तों का चहेता और हंसमुख महेंद्रनाथ सावित्री से शादी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला, पत्नी के परिचितों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन जाता है। सबसे अपमानित होकर वह अपने बचपन के मित्र जुनैजा के यहाँ जाता है, यह सोचकर कि कभी वापस घर नहीं लौटेगा, किंतु अंत में ब्लड प्रेशर की बुरी हालत में ही वापस लौट आता है। वह न सावित्री के साथ रह सकता है, न ही उसे अलग। कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी की तलाश है। दोनों अपने में अभी आधे से हैं, अधूरे हैं, और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता, बल्कि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है। यह स्थिति अपने आप में स्त्री पुरुष संबंधों का एक त्रासद रूप है। नाटककार की दृष्टि में इसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्थिति में स्त्री पुरुष संबंधों में कभी कोई सामंजस्य या स्थायी तालमेल हो ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष संबंध एक ऐसा अंतर विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहां साथ रहना भी मुश्किल है और अलग होना भी। दोनों को इसी प्रकार से आधा अधूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवश होना पड़ता है। यह स्थिति आधुनिक मध्यवर्गीय समाज में स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों में आए बदलाव को यथास्वरूप चित्रित करती है, जहां महत्वाकांक्षाएं, आत्मकेंद्रित स्वभाव तथा आत्मनिर्भर न होने की स्थिति में वह रिश्ता जो जीवन का आधार होना चाहिए एक बोझ बनकर रह जाता है और स्त्री पुरुष आजीवन उस बोझ को ढोने के लिए खुद को विवश पाते हैं। महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच के इस भावनात्मक अलगाव का मुख्य कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी समझी जा सकती है, परंतु नाटककार मोहन राकेश ने अन्य पात्रों के जरिए यह भी दर्शाया है कि पति पत्नी के अलगाव और परिवार के टूटने का एकमात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं होता। सावित्री की बेटी बिन्नी और उसके पति मनोज का वैवाहिक जीवन आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, फिर भी उनके बीच तनाव और उनके बीच के रिश्ते में आए घुटन उपर्युक्त कथन को प्रमाणित करते हैं। नाटक में महेंद्रनाथ के अलावा जुनैजा, शिवजीत, जगमोहन, मनोज और सिंघानिया का भी उल्लेख हुआ है। इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महेंद्रनाथ से काफी अलग थी और यही एक कारण माना जा सकता है कि सावित्री इन पात्रों में से कुछ के प्रति आकर्षित रही, परंतु फिर भी एक ऐसा स्थायी संबंध बनाने में असक्षम रही है जो उसकी अपूर्णता को खत्म कर पाता। इसी से पता चलता है कि मध्यवर्गीय समाज का मनुष्य आजकल रिश्ते बनाते वक्त तत्कालीन सुविधा खोजता है और जब वह सुविधा समाप्त हो जाती है तो इस रिश्ते के बने रहने का भी कोई कारण नहीं रहता। बड़ी तेजी से आते इस बदलाव में स्त्री पुरुष संबंध भी अपने रूप और आकार बदल लेते हैं। यही कारण है कि आधे अधूरे नाटक स्त्री पुरुष के संबंधों में व्याप्त असफलताओं, अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं, यौन कुंठाओं तथा भय, घृणा और आक्रोश को उजागर करता है।
पति पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलह का असर उनके अन्य रिश्तों पर भी पड़ता है। महेंद्रनाथ और सावित्री की बड़ी बेटी बिन्नी ने मां के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भागकर शादी कर ली, लेकिन फिर भी दुखी और परेशान है। बेटा अशोक पिता की भांति बेकार है, उसका नौकरी में मन ही नहीं लगता और वह अपना जीवन अभिनेत्रियों की तस्वीरों और अश्लील पुस्तकों के सहारे काट रहा है। कौन? मनोज। छोटी बेटी भी इस वातावरण में बिगड़कर जिद्दी, मुंहफट तथा चिड़चिड़ी हो गई है और उम्र से पहले ही यौन संबंधों में रुचि रखने लगती है। इन सभी पात्रों के व्यवहार में महेंद्रनाथ और सावित्री के कटु संबंधों की छाप साफ नजर आती है। अतः आधे अधूरे नाटक यह भी दर्शाता है कि किस तरह स्त्री पुरुष के संबंधों में आए बदलाव पारिवारिक ढांचे और अन्य रिश्तों पर भी असर डालते हैं। मध्य वर्ग में जहां एक और स्वतंत्र, प्रगतिशील, मुक्त जीवन यापन की आकांक्षा है, तो वहीं साथी पर निर्भरता और स्थायी रिश्तों की चाह भी है। और यही कारण है कि ये उलझे हुए रिश्ते कभी सुलझने की कोशिश में तो कभी मुक्त होने की छटपटाहट के लिए दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का यह नाटक इन संबंधों का एक सटीक चित्र प्रस्तुत कर स्त्री पुरुष संबंधों को समझने का एक सफल प्रयास करता है। संक्षेप में अगर देखें तो आधे अधूरे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक है। इसका गठन सुदृढ़ एवं रंगोपयुक्त है। पूरे नाटक की अवधारणा के पीछे सूक्ष्म रंग चेतना निहित है। रंगमंच के दृष्टिकोण से इस नाटक की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें एक ही व्यक्ति द्वारा अनेक पात्रों का निर्वहन किया गया है। अब इसमें जो कथन आए हैं, पात्रों को पढ़ लिया, समीक्षा देख ली हम लोगों ने, अब जो पात्र हैं, माफ कीजिएगा, जो कथन है उनको देखेंगे, क्योंकि कथनों से प्रश्न बनते हैं। किसने कौन सा कथन कहा है? पहला कथन है, मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। काले सूट वाला आदमी कहता है। ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ है, सावित्री कहती है। वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है, बिन्नी का कथन है। मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती, बड़ी लड़की बिन्नी का कथन है, जिसकी शादी मनोज के साथ में होती है। मैं इस घर में एक रबड़ स्टैंप भी नहीं, सिर्फ एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला रबड़ का टुकड़ा। पुरुष कहता है, पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जो कि पति है। मैं प्रायः कहा करता हूं कि खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वह अमेरिकन भी यही बात कर रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में है, और वही क्या, सभी विदेशी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। पुरुष दो सिंघानिया का कथन है। जब भी बुलाया है आदमी को नहीं, उसकी तनख्वाह को, नाम के रुतबे को बुलाया है। उसका जो लड़का होता है सावित्री का, अशोक, वो कहता है। याद रखिएगा, अशोक पुत्र है और जो मनोज है वो बिन्नी का हस्बैंड है, बिन्नी का पति है। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए, उसे उसको भर सकने की। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है, किंतु किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। सावित्री कहती है, तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़कर जीना। पुरुष 4 कहता है जुनेजा, मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है ना किसी और को चलने देता है। स्त्री अर्थात सावित्री कहती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आधे अधूरे नाटक आपको समझ में आ गया है। मोटा मोटा इसमें क्या परिस्थितियां दिखलाई गई हैं। मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ दिखलाया गया है, स्त्री पुरुष का संबंध दिखलाया गया है, एक अलगाव है संबंधों में, और जो किसी से भी खुश नहीं है, को ना पति पत्नी से खुश है, ना बच्चे अपने माता पिता से खुश हैं, बल्कि जो बेटा है और जो बिन्नी का जो हस्बैंड है, उनके संबंधों में भी एक अलग विस्तृष्णा दिखलाई गई है ना। तो ये नाटक आपको जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको लिख लीजिएगा। कीवर्ड्स मतलब 1925 में जन्म होता है मोहन राकेश जी का, सारिका पत्रिका के ये संपादक रह चुके हैं। 3 नाटक कौन कौन से हैं, उनका समय क्या है, इनकी जो कृतियां हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी अनुक्रम वाले प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और मुख्य बिंदु आते हैं और पूछ सकते हैं कि पुरुष 2 के रूप में कौन है, पुरुष 4 के रूप में कौन है। ठीक है, तो ये सारे ही, कब इसका मंचन हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था, तो ये सारे ही आप शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जो भी आपके पास में नोट्स बनाए हुए हैं पहले से, तो अगर कुछ आपको लगता है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं।
मिलते हैं एक नए नाटक के साथ में। अगला नाटक रहेगा आषाढ़ का एक दिन। तब तक सभी का आभार एवं धन्यवाद।